जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू लेसन ऑफ सेकेंड ईयर इंग्लिश। ईडियम्स पढ़ रहे थे जी, आज फिर वो ईडियम्स डिस्कस करते हैं। पहला ईडियम है जी एट हैंड। अगर कोई चीज़ आपके हाथ जितने फासले पर है तो आप कहेंगे जी इट इज़ एट हैंड, यानी बहुत करीब है। अगर किसी चीज़ को, लास्ट टाइम हमने ईडियम पढ़ा था एट आर्म्स लेंथ, यानी बाजू जितने फासले पर दूर कर देना, और एट हैंड का मतलब है हाथ जितने फासले पर करीब कर लेना। टफ़ नट टू क्रैक, बादाम कुछ आसानी से टूट जाते हैं, कुछ मुश्किल से टूटते हैं। तो जो काम मुश्किल से होता है उसको हम कहते हैं जी इट इज़ अ टफ़ नट टू क्रैक। जो काम आसानी से हो सकता है उसको हम कहते हैं कि इट इज़ नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक। नट मतलब बादाम, ठीक है जी। स्विम विद द स्ट्रीम, देखिए नहर में या दरिया में बहाव के साथ बहना आसान काम है, बहाव के ख़िलाफ़ चलना मुश्किल काम है। इसी तरह मुआशरे में भी मुआशरे की सोच के साथ चलना आसान काम है, मुआशरे की सोच के ख़िलाफ़ चलना मुश्किल काम है। तो अगर आप मुआशरे की सोच के साथ चलते हैं तो हम कहेंगे कि यू गो विद द स्ट्रीम, और अगर आप मुआशरे की सोच के ख़िलाफ़ चलेंगे तो हम ये कहेंगे कि यू गो अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगला इडियम है जी गो अप इन स्मोक। अगर कोई चीज़, किसी चीज़ को आग लगाई जाती है, एंड पे क्या होता है, बहुत सारा धुआं निकलता है जलने के बाद। तो जब किसी चीज़ को तबाह बर्बाद कर दिया जाए तो हम ये कहेंगे कि इट हैज़ वेंट अप, इट हैज़ गॉन अप, या इट गोज़ अप इन स्मोक। सो गो अप इन स्मोक का मतलब है तबाह बर्बाद हो जाना, जल जाना। उसके बाद जी अगला इडियम है गिव फ्री रेन। फ्री रेन का मतलब है मुकम्मल आज़ाद लगाम छोड़ देना, ढीली छोड़ देना। मसलन आप देखें घोड़े की लगाम होती है, उसको अगर मुकम्मल आज़ादी दे दें आप तो घोड़ा रिलैक्स होकर आज़ादी से दौड़ सकता है। तो रेन का मतलब था लगाम। और उसके बाद है जी गर्ड अप वंस लॉइन्स। आपने देखा होगा फ़ौजी हजरात कमर कसते हैं, यानी अपनी पैंट के ऊपर भी एक मोटा सा चौड़ा सा बेल्ट बांधते हैं। तो उसको वो जहाँ पे बांधते हैं उस जगह को कहते हैं लॉइन, कमर बस्ता हो जाना। और गर्डर से निकला है, गर्डर उस बेल्ट को कहते हैं। तो गर्ड अप वंस लॉइन्स का मतलब है कमर बस्ता हो जाना, कमर कस लेना, एक्सक्यूज़ मी। उसके बाद ये फ्राइडियन स्लिप, सिगमंड फ्राइड की ये थेरी थी, जो उसने डिफरेंट थेरीज़ दी थी, तो उसके नाम पे ये फ्राइडियन स्लिप। और उसका कहना है कि जब कुछ सोच रहे होते हैं आप, तो आप कहना भी नहीं चाह रहे थे, इजहार नहीं करना चाह रहे थे, और अचानक आप वो बात कह बैठे जाने बुझे बगैर, ना चाहते हुए, तो उसको कहते हैं कि ये फ्राइडियन स्लिप है, यानी सहवन गलती हो जाना, ना चाहते हुए गलती कर लेना। अगला है जी फॉर अ रेनी डे। आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी इंडिया में जिसमें वो गाना था ताल से ताल मिला, तो उसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और इंडिया में एक जगह है शिमला, वहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। तो जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं लोग एडवांस में शॉपिंग कर लेते हैं, हफ्ते की, 10 दिन, 15 दिन की। तो जब आप बारिश की तैयारी करते हैं, मुश्किल हालात की तैयारी करते हैं, उसको कहते हैं कि यू हैव डन समथिंग फॉर रेनी डे। फॉर अ रेनी डे का मतलब क्या हुआ, मुश्किल आड़े वक्त के लिए। फ्लॉग अ डेड हॉर्स, अगर एक घोड़ा मर चुका है और आप उसको ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं चाबक बरसा के, वो कभी भी ज़िंदा नहीं होगा। इसी तरह आप ढीठ शख्स को जगाने की और बेदार करने की और उसका ज़मीर ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगला इडियम है जी फेयर प्ले। अगर आप ज़िंदगी असूलों के मुताबिक गुजार रहे हैं, अच्छे असूलों के तहत, और तो हम ये कहेंगे कि यू आर डूइंग फेयर प्ले। और अगर आप 2 नंबरी करते हैं, धोखा देते हैं लोगों को, उनके साथ दरोग गोई करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि यू आर प्लेइंग फाउल प्ले। उसके बाद अगला आइडिया है जी फिश आउट ऑफ वाटर। अगर एक मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो बेचैन होती है, तड़पती है, तिलमिलाती है, और कोई भी शख्स अपने पुरसुकून माहौल से बाहर बेचैनी फील करता है। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब है बेचैनी महसूस करना। आई ओपनर, आई ओपनर का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो आपकी आंखें खोल देती है, आप हैरान हो जाते हैं। तो हैरान कौन बात के लिए जो आपकी आंखें खोल देती है, जो आपको झटका देती है, उसके लिए हम एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं जी आई ओपनर। अगला इडियम है जी अल्फ़ा एंड ओमेगा। अल्फ़ा किसी बेसिकली जो अपना ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज का पहला अल्फ़ाबेट है अल्फ़ा,
और आखिरी अल्फ़ाबेट है ओमेगा। जिस तरह हम कहते हैं इंग्लिश में A to Z, मुझे A to Z सबक याद है शुरू से आखिर तक, ऐसे अल्फ़ा एंड ओमेगा का मतलब है शुरू से आखिर तक। लेकिन जस्ट फ़र्क यह है कि A to Z और अल्फ़ से ये तक और अल्फ़ा और ओमेगा में ये फ़र्क है कि अल्फ़ा और ओमेगा यूनानी ज़ुबान यानी ग्रीक लैंग्वेज में, और अल्फ़ से ये उर्दू लैंग्वेज में, और A से Z ये इंग्लिश लैंग्वेज में। तो कोई किसी चीज़ पर अगर हम मुकम्मल तौर पर आप अहाता कर लेते हैं शुरू से लेके एंड तक, तो हम ये कहेंगे कि यू हैव डन इट अल्फ़ा एंड ओमेगा। अगला इडियम है जी ईगल आइड। उकाब अपनी तेज़ नज़र के लिए बड़ा मशहूर है। इकबाल ने उकाब को अपने अशार में इस्तेमाल किया है। उकाबी नज़र, तायराना नज़र, बर्ड्स आई व्यू, दूर से ही वो देख लेता है अपने शिकार को और उस पर झपटता है। तो अगर आप बड़ी अच्छी नज़र डालते हैं, क्या शेर था कि अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, जिसने डाली बुरी नज़र डाली। तो ईगल आइड का मतलब है उकाबी नज़र। ड्रॉ अ ब्लैंक, अगर एक मछेरा मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकता है दरिया में, नहर में, और वो खाली वापस आ जाता है जाल, ब्लैंक का मतलब खाली, ड्रॉ ब्लैंक, ड्रॉ खींचना, तो वो जो जाल को वापस खींचेगा और वो खाली वापस आ जाएगा, उसके लिए ईडियम यूज़ होता है ड्रॉ ब्लैंक। यानी आपकी कोशिश नाकाम हो गई है। पानी को तो जाल नहीं ना पकड़ सकता, पड़े जो वक्त तो पानी ना जाल में आए, वो शेर का मिसरा था। सो ड्रॉ ब्लैंक का मतलब है जी नाकाम कोशिश करना, फ्यूटाइल एफर्ट। डाई इन हार्नस, अच्छा घुड़सवार जो होता है, पहले घोड़ों पे जंगें लड़ी जाती थी। घुड़सवार जब घोड़े पे बैठता है तो जो रकाब जिसके अंदर वो पाँव रखता है उसको हार्नस कहते हैं। ठीक है जी। तो अगर आप रकाब पहने हुए हैं और आप घोड़े पे बैठे हुए हैं, तो वैसे हार्नस मैन उस शख्स को कहते हैं जो घोड़े का साजो सामान बनाता है, और घोड़े का बहुत सारा साजो सामान होता है। तो डाई इन हार्नस का मतलब है ऐसा शख्स जो मरते दम तक काम करता रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल कायद आज़म डाइड इन हार्नस, यानी वो घोड़े पे सवार रहे एंड तक। मतलब ये मेटाफोरिकल है, घोड़सवारी उन्होंने नहीं की, बल्कि ये है कि वो मरते दम तक काम करते रहे। यानी घोड़े पे जिस तरह कोई सिपाही मरता है, ऐसे मरते दम तक काम करना। अगला जी अ डॉग इन द मैंजर। मैंजर कहना है इसको, मैनेजर नहीं पढ़ना, मैंगर भी नहीं पढ़ना। अ डॉग इन द मैंजर। मैंजर को उर्दू में कहते हैं खुरली, जिसमें जानवर चारा खाते हैं, गाय भैंसे वगैरह। तो डॉग इन द मैंगर का क्या मतलब हुआ? एक कुत्ता खुरली के अंदर बैठ गया है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में, कुत्ता वैसे आमतौर पे घास तो नहीं खाता, लेकिन अगर कुत्ता खुरली में बैठ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना खुद खाएंगे, ना किसी को खाने देंगे, ना खेडांगे, ना खेडने देंगे। यानी एक ऐसी चीज़ जिससे आप खुद लुत्फ़अंदोज़ नहीं होते और दूसरों को भी नहीं लुत्फ़अंदोज़ होने देते। इसकी एक मिसाल यूँ लीजिए कि आपके घर में गैराज है मगर आपके पास कोई गाड़ी नहीं है। आपके हमसाये ने गाड़ी रखी है मगर उसके पास कोई गैराज नहीं है। तो आपसे वो परमिशन मांगता है जी कि आप काइंडली मुझे अपनी गाड़ी अपने गैराज में खड़ी करने दें, और आप की गाड़ी भी कोई नहीं है, गैराज खाली भी है, आप उसे गाड़ी ना खड़ी करने दें। तो इसको कहते हैं डॉग इन द मैंजर, मतलब ना खेडांगे ना खेडन देंगे। अगला इडियम है जी क्रॉस योर फिंगर्स। बेसिकली ये जो क्रिश्चियंस हैं वो क्रॉस तो क्राइस्ट की अलामत है ना, हज़रत ईसा की अलामत है। तो क्रॉस योर फिंगर्स का मतलब ये है कि वो सलीब बनाते हैं ऐसे करके। यूसुफ यूहन्ना जो था वो कभी वंस अपॉन अ टाइम सेंचुरी या 50 स्कोर करके अपने जीसस क्राइस्ट को याद करता था। तो क्रॉस योर फिंगर्स मतलब उंगलियों से क्रॉस बनाना, यानी अपने खुदा को याद करना जो उनका खुदा है। ईसाइयों का जो खुदा है, मुसलमान अल्लाह ताला की ज़ात को याद करता है। जैसे कि मुसलमान खिलाड़ी, अब मोहम्मद यूसुफ जब वो 50 या सेंचुरी स्कोर करता था मुसलमान होने के बाद, तो वो सजदा रेज़ हो जाता था। ठीक है जी। तो कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड या क्रॉस योर फिंगर्स का मतलब है अल्लाह ताला की ज़ात को याद करना। इसका ओरिजिन क्रिश्चियनिटी में से है, मगर आप अपने सहूलत के मुताबिक एक बतौर मुसलमान आप यूज़ कर सकते हैं। आपके ज़हन में कुछ ज़ाहिर है अल्लाह ताला की अजीम तरीन ज़ात होगी। क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आँखों में से कुछ लिक्विड निकलता है जो आंसू नहीं होते, वो डिसेप्टिव टीयर्स होते हैं। तो क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब झूठ मूठ के आंसू। वो रो नहीं रहा होता मगरमच्छ, मगर उसकी आंखों से लिक्विड निकलता है। तो आप रो ना रहे हो मगर आपकी आंखों से पानी आ रहा हो, ड्रामेबाजी आप कर रहे हो, तो उसको कहते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी झूठ मूठ के आंसू। और आखिरी इडियम है जी आज का, कोल्ड कंफर्ट। आपको कंबल दिया गया है लेकिन कंबल जो है वो थोड़ा सा पतला है,
सर्दी ज़्यादा है, ठीक हो गया, आप नॉर्दर्न एरियाज़ में मौजूद हैं, तो आप ये कहेंगे कि मुझे कंफर्ट तो मिली है मगर कोल्ड कंफर्ट मिली है, यानी ठंड अभी भी लग रही है। तो आपकी ज़रूरत पूरी तो की जाए मगर फिर भी मुकम्मल ज़रूरत पूरी ना की जाए, उसको कहते हैं कोल्ड कंफर्ट। मसलन आपको भूख लगी है बहुत ज़ोरों की और आपको थोड़े से बिस्किट खिला दिए जाएँ तो ये कोल्ड कंफर्ट प्रोवाइड करेगा, यानी आसानी हुई है मगर इतनी भी नहीं। दैट वाज द लेक्चर फॉर टुडे। सी यू टुमारो इंशाल्लाह फॉर द नेक्स्ट लेसन। आई होप यू एंजॉयड इट। अगेन एक बात कहना चाहूँगा कि ज़रूर कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिए और देखिए कि ये जो बातें आपसे शेयर की जा रही हैं इनफॉर्मली और इस टेली क्लास रूम के ज़रिए, ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं। मैं रूरल और एक रेस्ट्रिक्ट तरीके से ज़रूर बता रहा हूँ, बट यू नो डिटेल्स लाई इन द डेप्थ एंड यू हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।